मैं आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग करवाने जा रही हूँ। तो ये देखो अपने एक आपके निबंध कविता क्या है, चिंतामणि भाग 1 से लिया हुआ है। सीरीज के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ। तो ज़्यादा फोकस तो अपना कविता क्या है और मैथिली शरण गुप्त वाला जो है ना उस पर रहेगा। तो देखो, उर्मिला ने अपना यौवन को क्या कहा है, तो उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहा है, बालक कहा है। दूसरा है, शुक्ल जी कैसी वर्ती वालों को कविता न करने की सलाह देते हैं, तो कैसी वर्ती वालों को, तुच्छ वर्ती वालों को कविता न करने की सलाह देते हैं। लक्ष्मण जब श्रांत पथिक की तरह आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती है, सुरभि के सम्मान। किसके सम्मान बनना चाहती है, सुरभि के सम्मान। फिर देखो, प्रोसित प्रेषित पत्रिकाएं जो जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दे आ। साकेत के नवम सर्ग में इन पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन संगत है, तो इसके संदर्भ में उर्मिला क्या कहना चाहती है कि दुखीजन ही उर्मिला को सुख दे सकते हैं, यानी दुखी लोग है ना उनसे ही उर्मिला को क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। ये बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट करने से कोई नहीं, सीधा बाकी किसमें से। आचार्य शुक्ल का पहला निबंध साहित्य नाम से 1904 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल है ना, उसका पहला निबंध कौन सी में, सरस्वती में, इंदु में, वसुधा में, चांद में। तो कौन सी में छपा था भाई, सरस्वती में छपा था। कब छपा था, 1904 में छपा था। और उसके निबंध का क्या नाम था, साहित्य नाम था। तो उसका जो पहला पहला निबंध है ना वो साहित्य नाम से 4 में और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो चुका था। फिर देखो, संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को क्या माना गया है, तो कोमल माना गया है। फिर देखो, जब मैं शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब हूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ। उपयुक्त कथन में अवधूत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये अवधूत कालिदास के लिए, महात्मा गांधी के लिए, कबीर के लिए, तुलसी के लिए। तो ये किसके लिए हुआ है, महात्मा गांधी के लिए। तो शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध लगे हुए हैं भाई। तो ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो चाहे ग्रेड आपके नेट जेआरएफ हो, इनके दोनों ये और एग्जाम है, इन सब के लिए उपयोगी है। सीरीज के फूल निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सीरीज पुष्प के माध्यम से किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है, तो कौन से दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है, संसार की जो परिवर्तनशीलता है ना उसको अभिव्यक्त किया है। सीरीज के माध्यम से किसकी सीरीज का जो फूल है ना इसके अंदर है, और सीरीज का पुष्प है ना उसके माध्यम से एक दार्शनिक मत भी दिया है कि संसार है ना ये परिवर्तनशील है, यानी संसार बदलता रहता है। देखो आप इस ऑप्शन को मत कर देना जगत की क्षण भंगुरता को, ये नहीं कहा है उसमें, ना ईश्वर की व्यापकता बताइए, ना संसार की असारता बताइए, संसार की परिवर्तनशीलता ही बताइए उसमें। फिर देखो, जहाँ बैठ कर ये लेख लिख रखा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं खाली स्थान अनेक के पेड़ है, उपयुक्त रिक्त स्थान है। तो आपको पता है सीरीज का पेड़ है, तभी तो सीरीज के पेड़ से उनको लिखने की प्रेरणा मिली, वहीं लिखना स्टार्ट कर दिया। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अपराजित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। ये पंक्ति किस रचना से उद्धृत है, तो आपको बीच में से रचनाएं देख के नेट की तो सबसे फेवरेट बात है ये पूछने की, तो सीरीज के फूल से जरा मृत्यु का संदेश वो वहीं से दे रहा है। फिर देखो, सीरीज के फूल की भांति अनायास भाव किस आधुनिक कवि में देखने को मिलता है, तो सीरीज की भांति अनायास प्रभाव, देखो आप निराला मत कर देना ये, क्योंकि अनायास भाव आ गया तो अनायास भाव उसको पंत में देखने को मिलता है इस सीरीज फूल के अकॉर्डिंग, किसमें, पंत में। सीरीज के फूल के साथ किस फूल की तुलना नहीं की जा सकती है, तो सीरीज के फूल के साथ पलाश के फूल की तुलना की जा सकती है, कर्णिका के फूल की जा सकती है, अरिष्ट के फूल की जा सकती है, लेकिन आर्गवद के फूल की तुलना नहीं की जा सकती, याद रखना है। फिर देखो, किस ऋतु के आगमन के साथ ही शिरीष का फूल लहक उठता है, तो कौन सी ऋतु आते ही, बसंत आते ही, बसंत आते ही सारे खिल उठते हैं, तो आपको याद भी रखना है बसंत आते ही, बसंत ऋतु आते ही शिरीष का फूल लहक उठता है। कविता क्या है, किस प्रकार का निबंध है, तो कविता क्या है, मनोवैज्ञानिक निबंध है, सैद्धांतिक निबंध है, व्यवहारिक निबंध है। तो कविता क्या है आपका, एक सैद्धांतिक निबंध है, याद रख लेना। कविता क्या है, निबंध सरस्वती में कब प्रकाशित हुआ था, 1909 में। देखो शुक्ल के सारे निबंध किस में आ रहे हैं, सरस्वती में ही प्रकाशित हो रहे हैं, तो आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसका जो पहला निबंध आया 4 में आया था साहित्य नाम से, और अब ये 9 में आ गया, 9 में कविता क्या है, निबंध आया इसका, ठीक है। कविता क्या है, निबंध का प्रथम उपशीर्षक कौन सा है, कविता की भाषा, कविता की आवश्यकता, कविता सभ्यता के आवरण, और कविता कविता और सृष्टि का प्रसार है। देखो कविता क्या है, निबंध के अंदर आपके 14 भाग किए हुए हैं,
14 खंड है, उसमें से आपको क्रम वाइज याद करना होता है। नेट में तो ये क्रम लगवाते भी हैं, लेकिन ग्रेड फर्स्ट में ऐसे क्रम तो नहीं लगवाते, लेकिन आपको पहला तो याद ही रहना चाहिए कम से कम। तो सभ्यता के आवरण में, सभ्यता के आवरण और कविता क्या है? पहला सभ्यता के आवरण और कविता है, ठीक है। काव्य दृष्टि के आधार पर संसार में अधिकतर कविताएं किस क्षेत्र के भीतर हुई हैं? तो नर क्षेत्र के भीतर हुई हैं। किस क्षेत्र के भीतर हुई हैं? नर क्षेत्र के भीतर। पुराने लोग उपासना का अर्थ क्या लिया करते हैं? तो पुराने लोग उपासना, यानी पुराने लोग उपासना का अर्थ ध्यान लिया करते हैं। क्या लेते हैं? ध्यान, यानी उपासना करना, ध्यान लगाना अपन बोलते हैं ना, तो पुराने लोग क्या लेते हैं? ध्यान। कविता क्या है? निबंध के आधार पर कल्पना के कितने प्रकार माने गए हैं? तो कविता क्या है? निबंध के अनुसार कल्पना के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं कल्पना के? कल्पना के होते हैं 2 प्रकार। मनुष्य को कर्म में परिवर्तित करने वाली मूल प्रवृत्ति कौन सी है? भावात्मिका। कर्म के प्रति जो मूल करेगी ना, वो कौन सी प्रवृत्ति है? भावात्मिका। रागात्मिका भी है, लेकिन कर्म के प्रति, मनुष्य के कर्म में परिवर्तित करने वाली कौन सी है? भावात्मिका है। फिर देखो, साकेत महाकाव्य की प्रथम पंक्ति कौन सी है? तो आपको याद भी रखना है कि साकेत की पहली पंक्ति 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला है। 2 वंश कौन से? एक तो निमि वंश है, और एक आपका ये राम वाला वंश है, रघुवंश। तो फिर देखो, 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लीला, लोक लीला, यही पंक्ति शुरू होती है साकेत महाकाव्य में। मेरे उर श्रृंगार के बने बाल गोपाल, अपने मुनियों से मिलने पले रहो तुम लाल। प्रस्तुत पंक्ति में लाल शब्द से किसे संबोधित किया गया है? तो किसे संबोधित किया गया है? बाल गोपाल को, मुनियों को, लाल चिंगारियों को, लाल नामक चिड़ियों को। तो किसको किया गया है? लाल नामक चिड़िया को। किसको किया गया है? लाल नामक चिड़िया को संबोधित किया गया है। याद रखना भाई, आए हुए प्रश्न नहीं। तपो योगी आओ तुम्ही, सब खेतों के सार, कूड़ा करकट हो जहां, करो चल जलाकर छार। तपो योनि शब्द का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त ने किस ऋतु के लिए किया है? ग्रीष्म ऋतु के लिए। तपोयोनि कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु के लिए किया है। और शिरीष का फूल कौन सी ऋतु में खिलता है? बसंत ऋतु में खिलता है, याद रखना है ये। साकेत के नवम सर्ग में किसका वर्णन है? तो उर्मिला का विरह वर्णन है। आपको बताइए किसका वर्णन है? उर्मिला का विरह वर्णन। बता मुझे नख रंजनी, तू किस भांति अरी, होकर भी भीतर अरुणा, बाहर हरी हरी। उपयुक्त दोहे में नख रंजनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नख रंजनी बोलते हैं मेहंदी को। मेहंदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मेहंदी को। साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो साकेत आपको बताइए 1931 में प्रकाशित हुआ था, और 1916 में स्टार्ट हो गया था। 15 साल इसको लिखने में लगे थे, याद रखना ये सब। साकेत मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो साकेत कौन सी भाषा का है? पाली भाषा का शब्द है, याद रखना है ये। इसका अर्थ क्या होता है? अयोध्या होता है साकेत का, ठीक है ना। और शब्द कौन सी भाषा का है? पाली भाषा का। उर्मिला के वीर वर्णन की विचारधारा में स्वच्छंदता से काम लिया है, यह कथन किसका है? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। देखो, उर्मिला के वीर वर्णन की विचारधारा में स्वच्छंदतावाद से काम लिया है। तो स्वच्छंदतावाद की बात कौन कर रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी उर्मिला वाले में, साकेत महाकाव्य में कह रहा है। साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से संबंधित असंगत है, इसमें उर्मिला का वीर वर्णन है, सही है। इस सर्ग में काव्य कारुण्य की प्रधानता है, करुणता है इसमें। इसमें उर्मिला को मध्य नायिका के संबंध के समान बताया गया है। उर्मिला कैसी है? मध्य नायिका के समान। वियोग वेदना के कारण उर्मिला की हृदयवती बहुत कठोर हो गई है, ये बात गलत है, कठोर नहीं हुई अभी। साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से संबंधित असंगत है। कौन सी बात असंगत है? तो साकेत के वीर वर्णन में रीतिकालीन सभी विशेषताएं मौजूद है। तो रीतिकाल के अंदर अपने विशेषताएं, स्वच्छंदता, ये जो चलती है, श्रृंगारिकता, दरबार के प्रति दरबारी भावना, मतलब जो रीतिकाल की है ना, वो सभी विशेषताएं इसमें मौजूद है। उर्मिला ने मिथिला को मूला तथा अयोध्या को फूल कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मिथिला को तो क्या कहा है? मूल। मिथिला तो मूल है, और अयोध्या क्या है? फूल है। दोनों पूछ सकते हैं अलग प्रश्न बना के भी। मिथिला मूला और अयोध्या फूल है। उर्मिला विरह को प्रभु के दान के रूप में स्वीकार करती है। उर्मिला कहती है जो मुझे विरह मिला है ना, ये प्रभु ने मुझे दान में दिया है, तो मुझे कोई इससे शिकायत नहीं है। साकेत का नवम सर्ग रस से ओतप्रोत है। रस कहाँ है? रस से ओतप्रोत कहाँ है?
तो यही बात है गलत हो जाएगी। कविता क्या है? निबंध के संबंध में सत्य कथन है। तो कविता क्या है? यह निबंध विचारात्मक निबंध है, विचारात्मक निबंध है। कुल 13 खंड है। कितने खंड है? 13 खंड है। और निबंध यह निबंध चिंतामणि भाग 1 के 11वें क्रम का निबंध है। चिंतामणि में जितने निबंध है ना उनके, उसमें कौन से क्रम पे आता है अपना ये कविता क्या है? 11वें क्रम पे। तो सारी बातें ही इसमें सही है। कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्य के हृदय को संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर कौन ले जाता है? कविता ले जाती है भाई। कविता क्या है? निबंध के अनुसार अनुभूति योग के अभ्यास से मनोवृत्ति का परिष्कार होता है। अनुभूति को जब योग का अभ्यास होगा ना, तब मनोविकारों का विकास, मनोविकारों का परिष्कार होगा। जो मनोविकार है ना वो सारे दूर हो जाएंगे अगर अपन योग करेंगे ना। तो ऐसे तो अनुभूति का जब योग होगा तो मनोविकारों का परिष्कार हो जाएगा। कविता क्या है? निबंध के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है। तो कविता की आयु नाद सौंदर्य से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? नाद सौंदर्य से। कविता क्या है? निबंध के आधार पर कुछ बाहों के विषय अमूर्त होने लगे हैं। ऐसे बाहों को बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है? अरूपराग। देखो कौन से दर्शन में पूछा है इसमें? बौद्ध दर्शन। बहुत बड़ा निबंध है भाई ये। तो इम्पोर्टेंट मैंने सारी चीजें यहीं लिख दी हैं। तो बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन में अरूपराग कहा गया है। कौन क्या कहा गया है? अरूपराग के अमूर्त कुछ भाव है ना, ये कुछ भावों के विषय अमूर्त होने लग जाते हैं। अमूर्त यानी अपन उससे फिर वो दिखाई नहीं देते हैं अपन को। तो ऐसे भावों को अरूपराग कहा गया है। कविता क्या है? निबंध के अनुसार कवि कर्म। कविता क्या है? निबंध के अनुसार कवि कर्म क्यों कठिन होता जाएगा? तो सभ्यता में वृद्धि के कारण है ना कवि का कर्म कठिन होता जाएगा। इस निबंध में बताई गई ये बात है। सभ्यता में वृद्धि के कारण, परस्पर्धा के कारण नहीं होगा, जनसंख्या के कारण नहीं होगा, मनुष्य की ज्ञान। ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, तो नहीं, सभ्यता में वृद्धि हो जाएगी ना, तब ये कवि क्रम कठिन हो जाएगा। कविता क्या है? निबंध के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये देखो मैंने 3-4 खंड तो आपके लगा ही दिए। सभ्यता के आवरण में कविता, सभ्यता के आवरण में कविता इसका पहला खंड है। सौंदर्य है, चमत्कारवाद है, कविता पर अत्याचार है, कविता की आवश्यकता है। देखो कविता पर अत्याचार पहले और आवश्यकता बाद में है, तो आप वहां कंफ्यूज मत हो जाना कि आवश्यकता को पहले कर दो और फिर इसको कर दो। पहले सौंदर्य आएगा, सौंदर्य आने के बाद चमत्कार आएगा। तो मैंने ये आपके 5 खंड तो एक साथ क्रम वाइज लगा के बताई दिए। कविता क्या है? निबंध के संबंध में सत्य है। तो इस निबंध के संबंध में क्या सत्य है? निबंध में काव्य दृष्टि के 3 रूप बताए हैं। काव्य दृष्टि के कितने रूप बताए हैं? 3 रूप बताए हैं, ठीक है। और कल्पना के कितने रूप बताए थे? 2 बताए थे। और काव्य दृष्टि के कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। याद रखना कल्पना 2 प्रकार की होती है। ये आ गई कल्पना, देखो दोनों प्रकार की होती है। प्रश्न भी ऐसे बनाए हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए, फिर नाम भी बता दिया। विधायी कल्पना और ग्राह्य कल्पना। कल्पना के 2 नाम कौन कौन से हैं? एक तो विधायक कल्पना होती है, एक ग्राह्य कल्पना होती है। काव्य दृष्टि कहें तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है। कहीं 1 नंबर में काव्य की दृष्टि 3 है ना, तीनों की तीनों काव्य दृष्टि भी बता दी। एक तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, एक मनुष्य तरबाह्य दृष्टि के, एक कहाँ रहती है? मनुष्य तरबाह्य दृष्टि के, और कहीं समस्त चराचर में। 3 ही काव्य की दृष्टि है। एक तो नर क्षेत्र में होती है, एक मनुष्य क्षेत्र के बाह्य क्षेत्र में होती है, और एक कहीं समस्त चराचर में होती है। तो सभी बातें सही हैं। काव्य कल्पना 2 बताइए, विधायी और ग्राह्य। काव्य की दृष्टि 3 बताइए, नर क्षेत्र में, मनुष्य क्षेत्र में, और कहीं कहीं समस्त पूरे चराचर में भी रहती है। कविता क्या है? निबंध के आधार पर संस्कृत के कौन से ग्रंथ में मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता रहती है वह किसी और काव्य में नहीं मिलती? तो ये मेघदूत है ना आपका, मेघदूत है। ये कालिदास का क्या है? खंड काव्य है। याद रख लेना कालिदास का खंड काव्य कौन कौन से हैं, और कालिदास के महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो कालिदास के महाकाव्य तो 3 ही लिखे, ये सॉरी कालिदास के मेघदूत तो क्या है आपका? खंड काव्य। और कालिदास का जो ये महाकाव्य रघुकुमार और कुमार संभव। कालिदास ने 3 नाटक लिखे थे। नाटक 3 कौन कौन से लिखे थे? एक तो शकुंतला वाला लिखा था, एक आपके वो लिखा था विक्रमोदित्य, और एक आपके लिखा था, एक और था वो अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो 3 तो उसने ये लिखे थे, लेकिन जो मेघदूत है ना उसके अंदर ये जो बाह्य प्रकृति वाली बात है ना अपनी कविता क्या है निबंध वाली, ये मेघदूत के काव्य में नहीं मिलती है अपन को। किस काव्य में? और रघुवंश में भी मिलती है, कुमार संभव में भी मिलती है, और उत्तर रामचरित्र में भी मिलती है, ठीक है।
धान्य भूमि वन पथगा पहरा, जहाँ तय नाथ पाँव तुम धारा। पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की पंक्ति है। देखो भाई ये आई हुई पंक्तियां, इसमें बहुत सारी पंक्तियां दी हुई हैं, कौन सी किसकी है? तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी मैं वही लेके आई हूँ। धान्य भूमि वन पथगा, वन बन पथ पहारा, जहाँ थे नाथ पाँव तुम धारा। देखो थोड़ा सा देखोगे तो आपको थोड़ा लग रहा है नाथ के पाँव आ रहे हैं इसमें और वन का पथ आ रहा है, तो ये ऐसी बातें मतलब भाई राम जब वन में गए थे उस समय की बातें हो रही होंगी। तो ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगा के भी आप तुलसीदास तक पहुंच सकते हो। अब देखो मनहु उमंगी एग एग छवि छलके, पंक्ति किसकी है? मनहु उमंगी एग एग छवि छलके, ये भी तुलसीदास की है भाई। मनहु उमंगी एग एग छवि छलके, तो ये किसकी है? तुलसीदास की। बनन में बागन में बगरो बसंत है, वृंदावन बगन में बसंत बसरो पर्यो है। दोनों पंक्तियां पद्माकर की हैं, दोनों पंक्तियां तुलसीदास की हैं, एक रैदास की हैं, एक रहीम की हैं। तो देखो ये पद्माकर जी की पंक्तियां हैं। पद्माकर जी कौन से काल के कवि हैं? आपके रीतिकाल के कवि हैं। तो इसमें देखो बननन में बागन में बगरो बसंत है, वृंदावन बागन में बसंत बसरो परे है। तो आप कहीं ये अन्य की ओर नहीं चले जाना, क्योंकि रहीमदास तो तुलसीदास से का इसमें ही थे। तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा में, रैदास आपके संत काव्य में थे। तो वैसे भी थोड़ा सा आप सोचोगे तो ये भी हो सकती हैं भाई किसकी हैं? ये पद्मावत की हैं। फिर देखो अगला, हो तो श्यामरंग में चोराए, चित चोरा चोरी बोरत तो पोराए, पेची निचोरत बने नहीं। पंक्ति किस कवि की है? तो ये भी पद्माकर की है। देखो कि क्या है? हो तो श्याम रंग में चोराई, चित चोरा चोरी बोरत तो बोइयों पे निचोरत बने नहीं। ये पंक्ति पद्माकर की है। तो देखो ये पद्माकर जी किसके बारे में बता रहे हैं? वृंदावन है, श्याम रंग है, यानी श्याम जी के बारे में। तो आपको पता है राम से संबंधित कोई बात आए तो तुलसी बोलेगा, इसके संबंधित या आपके श्याम जी से वृंदावन की इनकी कोई बात आएगी तो कोई किसमें? पद्माकर जी के बारे में। फिर देखो मनुष्य अपने भावों विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं उसे लड़ाता हुआ अंत तक चलता रहता है, और इसी को जीना कहते हैं। इस पंक्ति में किस निबंध का आरंभ होता है? तो कविता क्या है? जो पंक्ति है ना, इसका प्रारंभ इसी से होता है, क्योंकि भाई नेट में ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न की शुरुआत कौन सी पंक्ति से होती है? तो मनुष्य के भाव विचार एक या तो लड़ते रहते हैं या मिलते रहते हैं, और फिर ऐसे ऐसे ये जीवन चलता रहता है। तो इसी से कविता का आरंभ होता है। दूसरा देखो, जो वाग जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुखा पेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजो दीप्त न कर सके, जो हृदय को पर दुख कातरता और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। भाई शुक्ल जी का देखो सबसे बड़ा आलोचक है ये। तो देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा है ये, कि जो वागजाल मनुष्य को दुर्गति हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, इनसे भी नहीं बचा सके तो कैसा साहित्य है फिर? जो उसकी आत्मा को तेज दीप्ति यानी तेज प्रदान न कर सके, जो हृदय में परम सुख कातरता और संवेदनशीलता ही नहीं ला सकता, तो उस ऐसी बात को फिर साहित्य कहने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसी बात कौन कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहा है। और ये आपका कविता क्या है? निबंध शुक्ल जी का एक ऐसा ही निबंध है कि पढ़ने लग जाते हैं तो पता ही नहीं क्या हो जाता है फिर देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? 11 खंड में। कितने खंड में हुई थी? 11 खंड में। दो देह बल पर आत्म बल की सिद्धि करने वाले कौन है? गांधी जी। देह का बल है ना, उसमें आत्म बल की सिद्धि गांधी जी हैं। क्योंकि भाई देखो हर एग्जाम के अंदर आजकल गांधी जी है, गांधी जी के लिए अपन भाग रहे हैं। तो ये सारी चीजें देह बल है ना, अपना आज अपन सूद बूद खो के पढ़ने में लगे हुए हैं। तो आत्म बल मजबूत कब होगा? जब पैसे आ जाएंगे तो हो जाएगा। तो गांधी जी के साथ जोड़ के ये याद ही हो जाएंगे आपके। प्रस्तुत निबंध सीरीज के पुराने पत्ते किसके प्रतीक हैं? तो पुराने पत्ते जो पुरानी पीढ़ी है ना उसके प्रतीक हैं। पुरानी पीढ़ी पुराने नेता जो है ना उसके प्रतीक हैं। दिन दस फूला फूली के खंकड़ भया प्लास उपयुक्त पद किसके द्वारा रचित है? तो ये आपके कबीरदास जी के द्वारा ही रचित है। कबीरदास जी कह रहे हैं इसमें कि दिन दस फूला फूली के खंकड़ भया प्लास, ये पद है कबीरदास जी। क्योंकि कबीरदास जी तो ऐसी बातें करते थे, अखड़ता फकड़ता ऐसी, तभी तो उसको हजारी प्रसाद ने वाणी का डिटेक्टर कह दिया था। सीरीज के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिलोर जरूर पैदा करते हैं। उपयुक्त कथनानुसार किसके मानस की बात कही गई है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के मानस की।
शिरीष के फूल निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है, लेकिन खुद ही कह रहा है कि मेरे इनके जो पुष्प है ना, मेरे जो हर मन है ना, इसके अंदर हिलोरे जरूर देता रहता है। फिर देखो आपकी कहानी कौन सी लगी हुई है? ये फर्स्ट ग्रेड में लगी हुई है अभी कहानी। किस में लगी हुई है? अब देखो जो फर्स्ट ग्रेड में कहानी लगी हुई है उस वो करवा रही हूँ, कफन कहानी प्रेमचंद की। माधव के ब्याह को कितने साल हो गए थे? 1 साल। घिसू के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने भरपेटे क्योंकि उसकी आत्मा है ना वो प्रशासन या प्रसन्न हो गई थी, इसलिए उसको मिलेगा। मधुलिका के ने राजा से पुरस्कार के स्वरूप में क्या मांगा था? प्राणदंड मांगा था। ये फटाफट करवा रही हूँ, भी कहानियों के प्रश्न है जो फटाफट देख लो एक बार। कौशल के सेनापति किसका दमन करने के लिए वहां जाते हैं? तो कौशल के सेनापति है ना पहाड़ी दस्युओं का वर्णन करने के लिए वहां जाते हैं। यह शहर यही सच्चाई में आया है, तो कानपुर आया है। देखो कानपुर का वर्णन 6 बार हुआ है, और कलकत्ता है ना इस कहानी में 4 बार हुआ है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न, कहानियों के यही प्रश्न होते हैं भाई। कफन कहानी के विषय में असंगत है, तो कफन कहानी प्रेमचंद जी की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली कहानी है, सही बात है। यह कहानी आद्योपांत यथार्थ की ही यात्रा करती है, ये भी सही है। यह कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से भी मुक्त करती है, अंतिम बिंदु के शासन से। यह कहानी अर्थमूलक यथार्थ के मात्र एक स्तरीय आयाम को उद्घाटित करती है, एक स्तरीय आयाम को नहीं करती भैया, बहुस्तरीय आयाम को उद्घाटित करती है, ये बात गलत हो जाएगी। कफन कहानी यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है, ये बात सही हो जाएगी। तो क्या करती है? कफन कहानी है ना यथार्थ के कई जटिल आयाम है ना उनको एक साथ उद्घाटित कर देती है, ये बात सही है। इसमें ऐसे आ जाएगा, ये 2 कथन दिए हुए। दूसरी है कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की और नाटकीयता से कहाँ पहुंचती है ये? तो 1 सही 2 गलत। प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं, लेकिन आपको पूरा जो कंटेंट है वो ध्यान में रहना चाहिए। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत है, तो पुरस्कार नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव है उस कहानी में। नायिका का प्रिय के प्रति भी प्रेम है, क्योंकि उसका जो प्रेमी है, क्या नाम है उसका, जो अवध का राजकुमार है ना उसके साथ, तो वो भी है। देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद, दोनों का प्रेम का द्वंद भी चलता रहता है। स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करना, ऐसी कोई बात नहीं आती उस कहानी में। मधुलिका है, और मधुलिका तो ये नायिका है, नायक भी है उसमें। अगर दोनों साथ होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इसकी प्रकृति है कि विचित्र जीवन न था। उपयुक्त कथन किस कहानी के संदर्भ में? तो कफन कहानी के संदर्भ में। अगर दोनों साधु होते, दोनों कौन है? वो बाप बेटे हैं, घिसू और माधव। पर पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? तो पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की है। आपको पता है ये पुरस्कार कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का, जो 1931 में आंधी कहानी संग्रह आया था ना उसमें संकलित है ये। प्रेमचंद जी की कफन किस प्रकार की कहानी है? तो आपको पता ही है प्रेमचंद जी की जो ये कहानी है यथार्थवादी है। देखो आदर्शवादी जहां भी नाम आए ना वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यथार्थवादी है, यथार्थ का जीवन प्रस्तुत कर रही है। कफन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो कफन आपकी जो चांद पत्रिका है ना, ये उसकी चांद पत्रिका किसकी थी? महादेवी वर्मा की, उसमें प्रकाशित हुई थी। तो कफन किस में हुई थी? चांद में। कौन सा पात्र कफन कहानी किससे संबंधित नहीं है? बुधिया है, घिसू है, माधव है, मधुआ नाम का कोई नहीं है। घिसू बाप है, माधव बेटा है, और माधव की पत्नी है जो बुधिया है। इसमें इतना कामचोर था कि आधा घंटा काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता, ये कथन संबंधित है। तो ये कथन माधव से संबंधित है। माधव है ना ऐसा नालायक आदमी था कि वो जब आधा घंटा काम करता और 1 घंटे बैठ के आराम से चिलम पीता वो फिर। तो ये घिसू के बारे में नहीं है कि आप घिसू कर दो कि बड़ा ये है, बाप है तो चिलम ये पिएगा, नहीं, बेटा पीता है भाई। कौन बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा न मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए? घिसू का ही कथन समाज की किस विकृति की ओर अंकित करता है? सही, अभी माधव की जो पत्नी थी ना बुधिया, वो प्रसव पीड़ा के कारण बेचारी चिल्ला चिल्ला के मर गई थी, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला था। तो बाद में उसके कफन के लिए पैसे चाहिए, तो ये घिसू बात ये बोल रहा है। तो ये कहानी में क्या कर रहा है? मानवीय गुणों का अभाव, यानी मानवता का जो गुण होते हैं ना वो उसका अभाव ही है इस कहानी में। संवेदनहीनता और सामाजिक आडंबर, समाज के जो आडंबर दिखावा किया जाता है ये कफन पहनाने का, ये इसमें चलता है। संवेदनहीनता, क्योंकि बाप बेटे बाहर बैठ के आलू खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और अंदर वो बेचारी चिल्ला रही है, तो ये सारी बातें उसमें है। तो उपयुक्त सभी हैं। आलू खाते समय घिसू को कितने वर्ष पहले की बात याद आई थी? 20 साल पहले की बात याद आई थी घिसू को, क्योंकि वो एक ठाकुर की किसी शादी में गया था, तो उस शादी के अंदर उसने जो जो खाए वो बता रहा है वो। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूंके चाहे फूंकने को क्या है?
मतलब बड़े आदमी के पास धन धन होता है, वो चाहे फूके या चाहे फूकने से क्या होता है। फिर ये कथन किसने और किससे कहा था? ये घिसू ने माधव से कहा था। जमींदार के बारे में बातें हो रही थी उस समय, बोल रहा था घिसू माधव को। मतलब वो शादी में गया था ना उस ठाकुर वाली में, तो उसमें इतना कुछ खाया था कि उस जिंदगी में मैंने वहीं खाया, उसके बाद कभी नहीं खाया। तो बता रहा है कि बड़े लोगों के पास पैसे होते हैं, क्या है उसका फूकने का फूक देते हैं। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, यह कथन किसका है? माधव का। माधव बोल रहा है कि अपन ने इतना कुछ खा लिया पी लिया, क्या करेंगे उस कफन का, वो लाश के साथ जलेगा तो सही। तो ये माधव बोल रहा है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीतन रखने को चिथड़ा न मिले, मरने के बाद उसे कफन चाहिए। ये घिसू कह रहा है। ये बात दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी। पुरस्कार कहानी किस प्रकार की कहानी है? नायिका प्रधान है, नायक प्रधान है, व्यंग्यात्मक है, यथार्थवादी है। तो नायिका प्रधान कहानी है, क्योंकि इसमें वही बेचारी उनको ला ला के खिलाती थी शादी के बाद। 1 साल हुआ था, 1 साल उन्हीं ने उसका पेट भरा था। पुरस्कार कहानी की कथावस्तु का केंद्र बिंदु क्या है? पुरस्कार जो कहानी है श्रावस्ती है, कौशल राज्य है, एक अरुण है, एक मधुलिका है। तो केंद्र बिंदु इसमें भी नायिका प्रधान कहानी है, ये मधुलिका ही है। वो अपने राज्य कौशल के अंदर वो गाँव, अब उसका खेत है वो भी चला जाता है, और फिर वो उसके पैसे भी नहीं लेती है, ये सारी बातें हैं। तो ये मधुलिका ही है केंद्र बिंदु। मधुलिका किसकी पुत्री थी? तो सिंह मित्र की पुत्री थी। ये भी उसी के अंदर मंत्री, सिंह मित्र में मंत्री था। श्रावस्ती दुर्ग के कुल कितने सैनिक थे? ये प्रश्न भाई इंपॉर्टेंट है, कहानी में आया हुआ प्रश्न है। 200 सैनिक थे श्रावस्ती के दुर्ग में। श्रावस्ती का जो दुर्ग था ना उसमें 200 सैनिक थे, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रावस्ती के दुर्ग प्रहरी का क्या नाम था? तो दुर्ग पर जो पहरा देता वो अग्निसेन था। प्रहरी कौन है? अग्निसेन। तो मुझे प्राणदंड मिले वाक्य में मधुलिका के चरित्र की कौन सी विशेषता व्यक्त होती है? देश प्रेम की, व्यक्ति प्रेम की, देश प्रेम और व्यक्ति प्रेम दोनों की। क्योंकि उसने पहले तो उसके साथ मिलके वो भूमि मांग ली थी, लेकिन फिर जाके राजा को भी बता दिया था, तो वो कंफ्यूज हो गई थी कि देश प्रेम है या फिर व्यक्तिगत प्रेम को महत्व दे। तो इन दोनों का संतुलन के लिए ही ये बातें व्यक्त होती है। बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही तो किया है। मधुलिका के कथन के मूल में कौन सा भाव विद्यमान था? तो इसके कथन में कौन सा भाव? राष्ट्र प्रेम भी आ रहा था, कर्तव्य परायणता भी आ रही थी, अपराध भी उसने किया ये बात भी उसको लग रही थी। तो सभी बातें ही हैं। मनु भंडारी का मूल नाम क्या था? तो मनु भंडारी का महेंद्र कुमारी, मान की देवी, मानवी देवी, मानिनी देवी। ये प्रश्न आप लोगों के लिए भी बताना। महेंद्र क्या नाम था मनु भंडारी का मूल नाम? मनु भंडारी का कौन सा उपन्यास धारावाहिक के रूप में धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका बंटी, आपका बंटी है ना, ये आपके एक धारावाहिक था, उसके अंदर धर्मयुग पत्रिका है ना, उसमें प्रकाशित हुआ था। फिर देखो, मनु भंडारी ने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर कौन सा उपन्यास लिखा था? तो 1 इंच मुस्कान लिखा था। मनु भंडारी ने अपने किस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया? तो किसका किया था? महाभोज का। महाभोज जो उपन्यास था ना, फिर उसको नाटक के रूप में रूपांतरित कर दिया था। ठीक है। फिर देखो, यही सच है कहानी पर यही सच है कहानी पर किस नाम से फिल्म बनी थी? रजनीगंधा। क्योंकि संजय है ना दीपक को रजनीगंधा के फूल ला के देता है। यही सच है कहानी किस शैली में लिखी गई कहानी है? तो डायरी शैली में लिखी गई कहानी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी याद रख लेना ये, डायरी शैली में। यही सच है कहानी की कथावस्तु किन दो नगरों के बीच में आई है? मैंने पहले ही बता दिया। 5 बार किसका आया? 4 बार नाम किसका आया और 5 बार किसका आया? कानपुर का 6 बार आया है, कलकत्ता का 5 बार आया है। फिर देखो, इंटरव्यू के लिए दीपा को किस शहर में जाना पड़ा था? तो कलकत्ता में जाना पड़ा था। वहाँ उसकी एक फ्रेंड रहती थी ईरा, और एक उसका जो निश्चित जो पूर्व प्रेमी था ना वो भी रहता था। निश्चित से दीपा की मुलाकात सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? पटना में हुई थी। निश्चित ये वो इसके भैया भाभी भी पटना में ही रहते हैं, पहले उनका जो घर था ना वो वहीं था छोटी उम्र में। कलकत्ता में दीपा की निश्चित से पहली बार मुलाकात कहाँ दिखाई दिया? ये सॉरी, कलकत्ता के अंदर जब वो गई ना तो दीपा को निश्चित पहली बार कहाँ दिखाई दिया? तो सबसे पहले वो कॉफ़ी हाउस में दिखा था उसको। कहाँ दिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बाजार में नहीं दिखा, और रेलवे स्टेशन पर भी नहीं दिखा, सिनेमा घर में भी नहीं। आते वक्त रेलवे स्टेशन जरूर छोड़ने आया था वो, लेकिन पहली बार कॉफ़ी हाउस में दिखा था वो। जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही थी, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बहते हुए जा रही थी, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? निश्चित के प्रति, प्रेम की ओर, संजय के प्रति, ईरा के प्रति, सभी के प्रति। तो वहां उसको संजय ही मिला था, तो वो निश्चित ही मिला था। संजय तो वहीं रह गया था कलकत्ता में।
कलकत्ता में तो गई थी, संजय कानपुर में ही रह गया था। तो निशित के प्रति प्रेम की ओर, यही सच है। कहानी की मूल संवेदना किससे संबंधित है? असफल प्रेम के कारण, कच्ची उम्र के भावुक प्रेम से, दो पुरुषों के प्रेम में उलझी स्त्री की मन स्थिति से, क्षणिक प्रेम की सत्यता से। तो देखो भाई, ये थोड़ी थोड़ी सारी बातें सही हो रही हैं, लेकिन मूल संवेदना है ना, ये उलझन वाली है। ये इसी मन स्थिति में उलझी रहती है, वो वहां जाती है तो उसको सच्चा समझ लेती है, यहाँ आती है तो उसको समझ लेती है। नियुक्ति हो गई है बधाई, उपयुक्त तार किसने भेजा था? तो ईरा ने भेजा था ये तार कि आपकी नियुक्ति हो गई है। वो इंटरव्यू देने के लिए गई थी ना कलकत्ता, वहां से। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ, उपयुक्त कथन किसका है? कि तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ, ये निशित का कथन है। वो कलकत्ता गई थी तब बोल रहा है। देखो, सबसे पहले ऑप्शन में ईरा आया हुआ प्रश्न नहीं है, ईरा दिया है, तो ईरा नहीं बोल रही, ये बात निशित बोल रहा है। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये निशित का है। किसका है? निशित का। निशित टैक्सी वाले से कहाँ चलने का आदेश देता है? तो निशित स्पाई रूम, हार्वर्ड लेक, कॉफी हाउस। तो ये कहाँ कॉफी हाउस चलने का आदेश देता है? दीपा ने निशित के मुंह से काम की बात के अलावा पहली बार सुना था। क्या सुना था? कि आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, यानी काम की बात करता था वो, लेकिन पहली बार ऐसा बोला। ये बात भी बोली थी, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये भी बोली थी। दीपा, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ने, नौकरी के बाद क्या इरादा है? तो दीपा ने, मतलब ये जो लाइन है ना, ये इसी के एवज में आ रही है कि ये बात बोलती उसी समय। दीपक ने निशित के मुंह से काम के अलावा पहली बात ये सुना था कि आज तो इस खुशी में क्या हो जाए? पार्टी हो जाए। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो पुरस्कार कहानी चौथे कहानी संग्रह है ये, इसका आंधी 1931 में। कौन सा है? चौथा कहानी संग्रह। फिर देखो, पुरस्कार कहानी की विशेषताएं हैं। अतीत गौरव का गान, अतीत गौरव का गान करती है ये कहानी। अंतर्द्वंदों का उद्घाटन करती है ये कहानी। भावों की प्रबलता रहती है इसमें, राष्ट्रीयता की भावना रहती है इसमें, उदात्त प्रेम की भावना भी रहती है इसमें। सारी बातें ही सही हैं। मधुलिका के चरित्र की विशेषता है, तो मधुलिका मातृभूमि के प्रति प्रेम है, एक प्रेमिका के रूप में भी आई है, एक द्वंद्वग्रस्त नारी भी आई है, वीर व साहसी कृषक बालिका भी है, यह सच्ची देश प्रेमिका भी है। ये सारी बातें सही हैं। ये भी मैंने प्रश्न नहीं बनाए, प्रश्नों के एवज में मैंने पूरा कहानी का सारांश लिखा है। ईरा कौन थी? ईरा दीपा की मित्र थी, कलकत्ता में वो रहती थी, एक पुत्र था उसके मुन्नू। और ये सभी बातें सही हैं। तो ये उस आपकी जो कहानी है ना, उसके सारे पात्र मैंने यहाँ पर बता दिए। संजय के बारे में सत्य है, कथानायक है, दीपा से प्रेम करता है, कानपुर में जॉब करता है। तो ये संजय की पूरी बातें बता दी। दारुण भाव से उसका मस्तिष्क विकृत हो उठा, या उसका सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मधुलिका से। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मधुलिका। तो ये आपको मैंने 30 मिनट के अंदर पूरी की पूरी कहानी सभ्यता, जो आपके फर्स्ट ग्रेड में तो पर्टिकुलर लगा हुआ है, नेट में भी इसकी है ये, और ये कहानियाँ तो आपके जिस में लगी हुई है उसमें देख लेना आप। तो ये सभी के शॉर्ट नोट्स हैं।